नमस्कार। आज हम एक ऐसे आंदोलन की कहानी में उतरेंगे जिसने आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। ये कहानी है प्रजामंडल आंदोलन की। चलिए समझते हैं कि कैसे आम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया। हमारा ये सफर शुरू होगा एकदम बेसिक सवाल से, आखिर ये प्रजामंडल था क्या। फिर हम उस पहली चिंगारी को देखेंगे, समझेंगे कि ये विचार कैसे एक आग की तरफ फैला, और आखिर में जानेंगे कि कैसे इन अनेक छोटे छोटे संघर्षों ने मिलकर एक एकजुट राजस्थान की बुनियाद रख दी। तो चलिए, इससे पहले कि हम तारीखों और नामों के समंदर में गोता लगाएं, सबसे पहले उस एक बुनियादी सवाल को समझते हैं जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया। इसके पीछे का असली आइडिया क्या था? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे। असल में प्रजामंडल भारत के बड़े स्वतंत्रता संग्राम का ही एक स्थानीय रूप थे। ये रियासतों के अंदर राजनीतिक चेतना की, पॉलिटिकल अवेकनिंग की पहली लहर थी। जनता की अपनी आवाज जो अपने हक की मांग कर रही थी। और अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस आंदोलन के पहले बीज बोए गए और पूरे इलाके में एक नई राजनैतिक सोच की लौ जली। सब कुछ शुरू हुआ साल 1931 में। सबसे पहले दो प्रजामंडल बने, जयपुर में कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में और बूंदी में कांतिलाल ने इसकी शुरुआत की। हालांकि जयपुर में असली जान तब आई जब 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे बड़े नेता इससे जुड़े और इसे फिर से संगठित किया। और ये बात वाकई दिलचस्प है। देखिए, आंदोलन के अंदर भी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग सोचे जा रहे थे। 1942 में हीरालाल शास्त्री ने राज्य के साथ एक जेंटलमैन अग्रीमेंट किया, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र जैसे कुछ नेता इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने आज़ाद मोर्चा बनाया ताकि भारत छोड़ो आंदोलन में सीधे तौर पर हिस्सा लिया जा सके। ये हमें बताता है कि आज़ादी का रास्ता सीधी सपाट सड़क नहीं था, उसमें बहसें भी थीं और अलग अलग रणनीतियां भी। 1934 तक तो यह विचार अपनी जड़ें जमा चुका था। मारवाड़, सिरोही और हाड़ौती में नए प्रजामंडल बन गए। जय नारायण व्यास और नेनूराम शर्मा जैसे कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके थे। और अब ये साफ हो गया था कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बल्कि लगातार नए इलाकों में फैलता जा रहा था। इस संगठन सिर्फ बंद कमरों में बैठ के नहीं कर रहे थे, वे जनता को जोड़ रहे थे। मारवाड़ में कृष्ण दिवस का आयोजन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अन्याय को सबके सामने लाने और लोगों को भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जोड़ने के लिए ऐसे प्रतीकात्मक कदम उठाए जाते थे। तो आप देखते हैं कि कैसे इस आंदोलन की रफ्तार और भी तेज हुई। अगले कुछ साल बहुत ही अहम थे, क्योंकि इस आंदोलन का वेग साफ तौर पर बढ़ने लगा था। 1936 में आंदोलन ने दो नए मोर्चे खोले। बीकानेर में मघाराम वैद्य ने कमान संभाली और धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। हर नए प्रजामंडल के साथ विरोध का यह नेटवर्क और भी मजबूत होता जा रहा था। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल सोचिए, रियासतों में तो राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत सख्त पाबंदी थी, तो कार्यकर्ताओं ने इसका क्या तोड़ निकाला होगा? जवाब काफी हैरान करने वाला है। इसका जवाब है राजस्थान से बाहर। जी हां, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई, बीकानेर की कलकत्ता में और भरतपुर की तो हरियाणा के रेवाड़ी में। ये बात अपने आप में दिखाती है कि इन कार्यकर्ताओं को अपने ही घर में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और वे कितने दृढ़ थे। अगर कोई एक साल था जिसने सब कुछ बदल दिया, तो वो था 1938। इसे महान जागृति का साल कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक साल में नए संगठनों का मानो एक विस्फोट सा हो गया। जरा इस रफ्तार को देखिए। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, इन सभी ने 1938 में अपने प्रजामंडल स्थापित कर लिए। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि राजनीतिक बदलाव की मांग अब कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र को अपने में समेटने वाला आंदोलन बन चुकी थी। 1938 की इस जबरदस्त लहर के बाद आंदोलन का फोकस अब उन इलाकों पर गया जो अभी तक छूट गए थे। अब मकसद था अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और हर कोने तक पहुंचना। द्वितीय विश्व युद्ध का वो अनिश्चित समय था, लेकिन आंदोलन की गति कम नहीं हुई। कोटा, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये दिखाता है कि राजस्थान का कोई भी कोना राजनीतिक चेतना की इस नई लहर से अछूता नहीं रहने वाला था। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये संगठन कैसे विकसित हो रहे थे। याद है, सिरोही प्रजामंडल बंबई में शुरू हुआ था। 1939 तक वे इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने गोकुल लाल भट्ट के नेतृत्व में इसे सिरोही के अंदर ही फिर से स्थापित कर दिया।
अब हम पहुंच गए हैं भारत की आज़ादी से ठीक पहले के अंतिम दौर में। ये वो वक्त था जब इस क्षेत्रीय जागरण की तस्वीर के आखिरी टुकड़े भी अपनी जगह पर आ रहे थे। 1944 और 1946 के बीच जो बचे हुए हिस्से थे वो भी जुड़ गए। डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ने भी इस आंदोलन में अपनी आवाज़ मिला दी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की थी, जो एक बार फिर उन मुश्किलों को दिखाता है जिनका वे सामना कर रहे थे। इन स्थानीय नेताओं का कद इतना बड़ा हो चुका था कि उनकी तुलना राष्ट्रीय नेताओं से होने लगी थी। डूंगरपुर के संस्थापक भोगीलाल पांड्या को उनके काम के लिए वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाने लगा। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय संघर्ष बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये संघर्ष बिना बलिदान के हासिल नहीं हुआ। बीकानेर में मनाया गया बीरबल दिवस जैसे स्मृति दिवस उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी जान तक दे दी। ये उस मानवीय कीमत को उजागर करते हैं जो इस आज़ादी के लिए चुकाई गई। तो इन सभी संघर्षों का, इन सभी आंदोलनों का नतीजा क्या निकला? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस आंदोलन ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। ये 15 सालों का एक असाधारण सफर था। ये 1931 में कुछ छोटी चिंगारियों से शुरू हुआ, 1938 में एक बड़े विस्फोट में बदल गया और 1946 तक इसने पूरे राजस्थान के राजनीतिक नक्शे को अपने में समा लिया था, जिसने एक नई राजनीतिक पहचान का रास्ता तैयार किया। तो अंतिम सवाल यही है, आखिर कैसे ये दर्जनों अलग अलग स्थानीय आंदोलन, जिनमें हर एक के अपने नेता और अपनी चुनौतियां थीं, एक साथ मिलकर एक सामूहिक चेतना बनाने में कामयाब हुए? यही सवाल प्रजामंडल आंदोलन के दिल में है और यही आधुनिक राजस्थान के जन्म की कहानी कहता है।